नमस्कार साथियों, सरकारी टारगेट में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नेशनल सिंबल्स। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों फुल डिटेल में। आपको एक एक करके वीडियो में सारी जानकारी देंगे। कौन से चिन्ह का क्या डिटेल है वो भी ट्रिक से भी बताएंगे आपको। साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें क्योंकि ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज की बात करने वाले हैं साथियों वीडियो में। सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों, हम हम इस भारत के नागरिक हैं और सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर जो पट्टी होती है साथियों वो केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है। ये सब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन मैं फिर आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आती है उसी में गलती होती है अक्सर। चलिए साथियों, अगली बात कर रहे हैं। इसमें से केसरिया जो है शक्ति का प्रतीक होता है। जो सबसे ऊपर जो टॉप पर जो कलर होता है इसमें ध्वज में, वो केसरिया शक्ति का प्रतीक चिन्ह होता है। श्वेत शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक, और हरा समृद्धि का प्रतीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि वीडियो में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। तो आपको बताना साथियों, शांति का होता है सफ़ेद रंग, और हरा समृद्धि का प्रतीक होता है। साथ में सबसे टॉप पर जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। तिरंगा की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र भी है, आप देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने है। फिर जिसका रंग नीला है और उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। आपसे पूछ लेता है कि ध्वज में जो बीच में चक्र है उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, तो आपको बताना है कि उसमें 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। बिल्कुल शॉर्ट में है साथियों, और डिटेल भी है, मतलब शॉर्ट डिटेल कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि मेन पॉइंट्स केवल इसमें आपके लिए लाए गए हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं वीडियो में। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रहता है साथियों 3:2 होता है। लंबाई 3 अनुपात होती है और चौड़ाई ध्वज की 2 अनुपात होती है। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। आप इसको नोट अलग करके भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री द्वारा कब अपनाया गया था, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। मतलब अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947, और प्रस्तुत कब किया गया, 14 अगस्त 1947 को। ये बिल्कुल आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमने आपके लिए बताया है साथियों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। चलिए साथियों, अगली बात कर लेते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल इसमें बात करने वाले राष्ट्रगान के। अब राष्ट्रगान के डिटेल में हम बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि ये राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है, तो आपको बताना है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय लगभग 52 सेकंड है। कितने सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है, 52 सेकंड में। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 को प्रदान की थी। और आपको पता है संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, उससे ठीक 2 दिन पहले आपको याद रखना है इसकी स्वीकृति मिली। यह गीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। आपसे ये पूछ लिया था कि सबसे पहले ये राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो आपको बताना है कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। मूल रूप में यह गीत 5 पदों में है। राष्ट्रगान कितने पदों में है? 5 में है। लेकिन हम जो जनगण मन जो हम गाते हैं वो केवल 1 पद है, किंतु राष्ट्रगान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद ही मान्य है। चलिए साथियों, इसके बाद बात करने वाले हैं राष्ट्रगीत की। तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित है? तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? आनंद मठ लिखा था, उसमें से ये वंदे मातरम लिया गया है। इस गीत को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और वो भी आपने पीछे भी देखा था, राष्ट्रगान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता वाले में गाया गया था। और ये भी यहीं से संविधान सभा ने इसको भी 24 जनवरी सन 1950 को इस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के समान गौरव प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान ही गौरव प्राप्त कराया गया था। कब? 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी शामिल हुआ था। और ये भी राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम कौन सा आपके सामने है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। तो ये पूरा इस तरीके से है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं वीडियो में राज चिन्ह की। तो भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और आपने पीछे देखा था साथियों अभी वंदे मातरम और राष्ट्रगान, ये जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में पीठ किए हुए हैं। चारों तरफ चारों दिशाओं में 4 सिंह हैं। पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका मुंह बैक साइड में है। इसमें 4 में से केवल 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है। एक सांड और एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है। ये बिल्कुल मोस्ट पॉइंट्स हैं साथियों, आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट्स को मिस कर देते हैं और यही एग्ज़ाम में ले दिया जाता है आपके लिए। तो एक बार हमको दोबारा से बता देते हैं कि नीचे घंटे के आकार की पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है। इसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है, जिसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। आधार के पद्म को खाली छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उदित सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया। इसकी लिपि देवनागरी है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं साथियों राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत ही है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत का है। इस कैलेंडर का वर्ष सामान्यतः 365 दिनों का होता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। कब किया था साथियों? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। और ये इसमें सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत का जो होता है सबसे पहला महीना इस कैलेंडर में होता है। 78वीं ईस्वी से प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना क्या था? चैत का। तो इसी प्रकार की साथियों वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ साथियों, मैंने अपना काम कर दिया आपके लिए वीडियो बना करके, जिससे कि आपको जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। और ये जानकारी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको
अब आपको ये जानकारी अपने मित्रों तक भी पहुंचानी है, यानी वीडियो को आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। आपकी इच्छा है साथियों, आप करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि हाँ वीडियो में कुछ खास है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता ही है साथियों। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा साथियों। बस आपका मोटिवेशन चाहिए, वो किससे मिलेगा? आपके लाइक और शेयर से ही मिलता है। बिल्कुल, इसी प्रकार की वीडियो के लिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपके लिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।